हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 की हिस्ट्री और हमने पीछे डिस्कस किया इंडियन हिस्ट्री के कुछ गोल्डन चैप्टर्स जिसमें मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर, हर्ष, ये सब थे। इसके बाद हम गए डाउन साउथ की तरफ। वहां पर हमने देखा कि चौल, पल्लव, पंड्या ये सभी रूल कर रहे थे और सबसे खास थे चौल। चौला ने सबसे लंबे पीरियड तक इंडिया के साउथ पार्ट में रूल किया। ठीक है। अब इसके बाद ये जब कोलैप्स हो गए तो यहाँ पर छोटे छोटे एम्पायर्स एस्टेब्लिश हो गए और उसमें एक सबसे खास था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर ये था, वहां पर एक रिवर है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर थी। हरिहर एंड बुक्का ये दो बंदे थे। ठीक है, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया 1336। हरिहर एंड बुक्का ये दोनों थे भाई, सगे भाई। ठीक है बच्चों, और ये इन्होंने शुरुआत में क्या था इनके साथ कि ये हिंदू थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के किसी प्रेशर के कारण इन्होंने इस्लाम को अपने आप कबूल लिया था। उसके बाद इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, डाउन साउथ में आए और अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया, अपनी एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की और हिंदुइज्म की तरफ से दोबारा आ गए। ठीक है, और इन्होंने अपने जो डायनेस्टी थी उसका नाम रखा संगम डायनेस्टी। लेकिन खास बात ये थी कि इन्होंने कभी भी महाराज धीराज इस पोस्ट को कभी भी इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये खुद को सभी के नीचे ही मानते थे। ठीक है ना, ये इस तरह इनकी बात थी। अब इसके बाद हम देखेंगे संगम डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 1336 से शुरू हुआ था और ये 1486 तक आगे चला था। इस दौरान इनकी डायनेस्टी में बहुत सारे किंग्स हुए, जिसमें बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराय, है ना, इस तरह से हुए थे। देवराय इस तरह से हुए थे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कुछ और भी आए, जिसमें से सबसे खास जो थे विरूपाक्ष थे। ठीक है, विरूपाक्ष के बाद इस डायनेस्टी का कोलैप्स होना शुरू हो गया था। ये डायनेस्टी लगभग खत्म होने लग गई थी जब इनका टाइम था 1465 से 1485 तक। ठीक है, अब इसके बाद एक नई डायनेस्टी आई। इस नई डायनेस्टी का नाम था सालू डायनेस्टी। बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहा था सारा कुछ, मतलब इतना इतना इनकी हिस्ट्री के बारे में अपने को इतनी नॉलेज नहीं है, यहाँ अपने इतना पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है ना, तो 1485 से लेकर वो 1505 तक रहा। तो इसके बाद आए थे तालु। तालु का जो टाइम था, तालु डायनेस्टी का डायनेस्टी, ये इसके बाद शुरू होकर 1507 तक वहां पर रही थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसमें जो सबसे तालु डायनेस्टी में सबसे खास किंग थे वो थे कृष्ण देव राय। जो कि 1509 से लेकर 1529 तक वहां पर रहे थे। कृष्णदेव राय कौन इनको नहीं जानता। इनके और तेनालीराम के कुछ किस्से, कुछ कॉमिक्स में, कुछ मूवीज में, कुछ सीरियल्स में हम रोज टीवी पर देखते हैं, फोन पर देखते हैं, है ना, अखबारों में आते हैं। तो ये सिर्फ तो के लिए मशहूर नहीं थी, इनकी रूलिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इनकी पकड़ थी। इन्हीं के टाइम में एक पुर्तगाल से एक ट्रेवलर आया था, उसका नाम था डोमिगोस पायस, है ना। तो वो आया, उसने इंडिया को देखा और इसी तरह से यहाँ पर घूमा और
उसके बाद अपने बात करेंगे कि इस इनके टाइम में इन्होंने बहुत से स्कॉलर्स को भी अपने पास रखा था। इन्होंने लंबे चौड़े एरिया पर अधिकार कर लिया था, काफी अच्छा इनका रूल था, और इन्होंने अप्रोक्सीमेट जो इनके पास 8 तेलुगु स्कॉलर्स, ठीक है ना। और इसमें अपने अलसाली पदेन की बात करें, अलसाली पदेन, जो कि इनके सबसे खास कवि थे। इन्होंने सरोचित मान नाम की एक बुक लिखी थी, एक टेक्स्ट लिखा था, और सरोचित संभव का नाम। और जो कृष्णदेव राय थे वो खुद भी बहुत ही अच्छे एक राइटर थे, ठीक है ना। उनके एक कवि था तिमिन, उनने अमुक्त माल पदन, ठीक है ना, तिमिन ने इस तरह से लिखा। राजा कृष्णदेव राय थे जो उन्होंने भी कुछ लिखा। इसके बाद इस तरह से इनकी लास्ट में अराडू वंश एक आया था, अराडू डायनेस्टी आई थी, ठीक है, वो भी कोलैप्स कर गई थी। इस तरह से ये सारी डायनेस्टी चल रही थी। अब हम बात करेंगे बच्चों थोड़ी सी रिवाइज की कि सारी कुछ पीछे में कहानी क्या थी। देखिए, हमारा पूरा देश कुछ जनपद से बटा था, 16 जनपद से, ठीक है ना। और उन 16 जनपद में क्या था कि इंटीग्रेशन नहीं था, उसके कारण कोई भी बाहर से आता उसको खत्म कर देता, ठीक है, उसमें लड़ाई का डर रहता था। अब सबसे बड़ा जो जनपद था वो था मगध महाजनपद, है ना, महाजनपद। और मगध महाजनपद में थे कौन सी डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जिसको महापद्मानंद ने फाउंड किया, लेकिन उनका मेन पर्पस जो पब्लिक वेलफेयर से हटकर खुद के मजे हो गया था, ठीक है ना। वो खुद की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे थे बजाय इसकी कि हम लोगों की सेवा करें। तो इसी सीक्वेंस में क्या हुआ बच्चों की, वो अपने अपने पर जो ध्यान दे रहे थे उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जो लोगों को रास आने बंद हो गए। एक बार क्या था कि उन्होंने एक ऐसी मीटिंग बुलाई जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, और उसमें एक चाणक्य नाम के गुरु भी आए थे, एक टीचर थे जो कि बेसिकली तक्षशिला पे आए थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ उनको एडवाइस दी, भाई साहब आप इस तरह के काम मत किया कीजिए, ऐसे काम कीजिए जो लोगों के भलाई के लिए। अब किसी राजा को आकर कोई बंदा ऐसी बात कह दे तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। यही हुआ महापद्मानंद के साथ, सॉरी महाधनानंद के साथ। उसकी ईगो हर्ट होगी, उसने उसको पकड़कर बाहर निकलवा दिया। उस टाइम चाणक्य ने एक सौगंध खाई कि जब तक मैं इस नंद डायनेस्टी को खत्म ना कर दूं तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। शिखा उसकी चोटी। इस तरह से हुआ। उसने उस टाइम एक चंद्रगुप्त नाम के बच्चे को देखा, उसमें बहुत अमेजिंग लीडरशिप, जो बहुत अच्छे तरीके से कुछ काम लगाकर लोगों को मैनेज कर रहा था। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया। कौन? चाणक्य। उसने उस बच्चे को साथ लाकर उसको ट्रेन किया, उसको तक्षशिला में पढ़ाया स्कॉलरशिप देकर, और उसको एक बेहतरीन राजा बनाया। और इसके बाद कुछ खास मोड़ जिंदगी में उसके और भी आए कि सिकंदर या अलेक्जेंडर जिसे अपने कहते हैं, उसका इन्वेजन हुआ इंडिया में अप्रोक्सीमेट 327 BC। चंद्रगुप्त मौर्य उसकी फोर्स में गया, उससे ट्रेनिंग ली, ठीक है ना। बाद में अलेक्जेंडर वापस चला गया। फिर उसने अपने गुरु के साथ मिलकर जो डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी, मगध पाटलिपुत्र, उस पर अटैक किया। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनका, इतनी अच्छी उनकी व्यवस्था थी पाटलिपुत्र मगध की, तो उसको डिफीट करना इतना आसान बिल्कुल नहीं था, हार गए वो। इसके बाद वो पंजाब में गए। पंजाब में जाकर उन्होंने अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद एक बड़ी फोर्स को लेकर उन्होंने मगध पर अटैक किया। मगध पर अटैक करने के बाद उन्होंने महापद्मानंद को वहां से निकाल दिया, और इसके साथ साथ जो नंद डायनेस्टी थी वो कोलैप्स कर दी।
इसके बाद प्रधानमंत्री या उनका प्राइम मिनिस्टर बना चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है, उन्होंने अपने एक एपिक में, इसका नाम था अर्थशास्त्र, उसने कुछ पॉलिटिकल बातों को लिखा कि एक आइडियल स्टेट की स्ट्रक्चर किस तरह से होनी चाहिए। तो इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया और अशोक इसके बाद आने वाले उनके पौधे वो बहुत ही अच्छे राजा। ठीक है ना, उन्होंने अपनी टेरिटरी को इतना ज्यादा एक्सपैंड किया जितना कि इससे पहले कभी भी किसी भी इंडियन रूलर ने नहीं की थी। उन्होंने साउथ डाउन साउथ तक अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया। इसके अलावा उनकी टेरिटरी म्यांमार, असम, उधर बांग्लादेश जो आज का है ना, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, यहाँ तक, इसके अलावा वेस्ट में अफगानिस्तान तक एक्सपेंड कर लिया था। अब देखिए बच्चों, उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। तो एक कलिंग वॉर में उन्होंने देखा कि बहुत से लोग मर गए। कलिंग वॉर क्या थी? बेसिकली एक उड़ीसा का पार्ट था कलिंग, आज का उड़ीसा, उसमें और मौर्य एम्पायर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो एक बार लड़ाई हुई, दोनों तरफ के लोगों की इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई कि वहां की जो जमीन थी वो मड आ गया उसमें। मड मिट्टी का नहीं, वो था मीट, मांस हमारा, ठीक है, और खून का, इतनी ज्यादा वहां पर दुर्गति हुई। तो इससे दुखी होकर उसने एक प्रे की अशोक ने कि आज के बाद में कभी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो उसने उसके बाद बुद्धिज्म को अपना लिया और बुद्धिज्म की मोरल वैल्यू को प्रमोट किया। उसने अपने बच्चों को श्रीलंका और चाइना में भेजा ताकि वो बुद्धिज्म को प्रमोट कर सके। तो इसके लिए हमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है दीपवंश एंड महावंश। ओके बच्चों, इस तरह से हमें इनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। और हो सकता है कि ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर कहा हो, क्योंकि दीपवंश महावंश श्रीलंका के बुद्धिज्म एपिक्स हैं, बुद्धिज्म टेक्स्ट हैं। तो हो सकता है उन्होंने बुद्धिज्म की वैल्यू को इतना अच्छा दिखाने के लिए, इतना अच्छा बुद्धिज्म है कि उससे इफेक्ट होकर उसमें एक ऐसा आदमी जो इतना क्रूर है, जिसने इतने लोगों को मारा है, वो इतना अच्छा हो गया, इतना प्रीटी हो गया। इसके बाद अशोका ने अशोका धर्म चलाया। धर्म का मीन धर्म। धर्म कोई रिलीजन नहीं है, धर्म अच्छे कामों को कहते हैं, बेहतरीन कामों को कहते हैं। इसने बताया कि किस तरह से हमें क्रूअल नहीं होना, किस तरह हमें पोलाइटली बिहेव करना है, किस तरह हमें टॉलरेंस रहना है। ऐसा नहीं कि हमें थोड़ी सी कोई बंदा बात कह दे हम भड़क जाएं, हमेशा टॉलरेंस रहना है। ठीक है, इसके अलावा 25 एनिमल्स की लिस्ट उसने बनाई जिसे हम कभी भी नहीं मार सकते। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको किसी खास त्योहार पर, फेस्टिवल पर नहीं मार सकते, जो कि उस टाइम में था कि आज ये त्योहार है, आज बकरा मार दो, आज वो मार दो। इस तरह से उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जो कि उनकी पशुओं पक्षियों के लिए प्रेम को दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद उनके आगे बृहद्रथ नाम के एक लास्ट सक्सीडर आए थे जो इतने लायक नहीं थे, उसको मारकर उनका एक कमांडर था पुष्यमित्र, वो बन गया। इसके बाद मौर्य एम्पायर कोलैप्स कर गया। ठीक है, लंबे टाइम तक कोई एम्पायर नहीं आया। फिर आया वहां पर एम्पायर। गुप्त एम्पायर को फाउंड करने वाले थे श्रीगुप्त। उज्जैन में थे, छोटा सा इनका किंगडम था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने टेरिटरी को इतना एक्सपैंड किया कि ये काफी दूर तक फैल गई। इसमें सबसे पहले आए थे इनके चंद्रगुप्त फर्स्ट आए। ठीक है बच्चों, अभी चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इन्होंने भी कुछ खुद को उपाधियां दी, इन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया। लेकिन इसके बाद जो सबसे खास थे, जिसके कारण गुप्ता को ह्यूमन का, एशियंट हिस्ट्री का, एशियंट इंडिया का गोल्डन पीरियड कहते हैं, समुद्रगुप्त वो आए। समुद्रगुप्त गोल्डन पीरियड लिटरेचर में, आर्किटेक्ट में इतने अच्छे मंदिर बनवाए, इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स बनवाई, इतना अच्छा एपिक लिखे गए, इतने अच्छे टेक्स्ट लिखे गए
इतने विद्वान, इतने अच्छे लोग, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे कॉइन चलाए, अश्वमेघ यज्ञ किया उस टाइम में, तो बहुत उनकी ख्याति बहुत हो गई उनसे, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम। अश्वमेघ यज्ञ की एक घोड़ा, ठीक है, उसको खास यज्ञ के बाद छोड़ देंगे। अब वो घोड़ा जहां जहां जाएगा वो उनकी टेरिटरी को एक्सपेंड करता जाएगा, वो टेरिटरी उनकी मानी जाएगी। अगर किसी को दिक्कत है, घोड़े को रोको, करो लड़ाई, ठीक है। तो ये सीधा सा तरीका था कि हमें बिना लड़ाई के अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना है। ये किया था समुद्रगुप्त ने। उसने कुछ ऐसे कॉइन्स चलाए जिसपे उसको वीणा बजाते हुए, वीणा इंस्ट्रूमेंट के साथ देखा गया है, जिसका जाहिर सा मतलब है कि वो म्यूजिक को बहुत प्यार करता था, है ना बच्चों। इसके बाद भी उन्होंने कुछ और सिक्के भी चलाए थे, कुछ हवन भी किए थे। उन्होंने अपने आम लोगों के लिए, भले के लिए बहुत काम किए। चरक, धनंतरी, सुश्रुत, इन जैसे स्कॉलर्स उस टाइम में थे, ठीक है ना। आर्यभट्ट जैसे कुछ मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कुछ ऐसी कैलकुलेशन दी, जैसे पाई, जिसकी वैल्यू थी 3.14, लगभग इतनी ही वैल्यू उसने आर्यभट्ट ने दी थी। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वो उसके बारे में हमें बताने वाला सबसे पहला आर्यभट्ट। देखिए कितनी हमारी साइंस में, कितनी हमारी मैथ में उस टाइम तक डेवलपमेंट कर रही थी। यूरोप ने तो 17th-18th सेंचुरी में आकर की है ना। अब इसके बाद गुप्ता के उनके और भी सक्सीडर आए, अच्छे सक्सीडर थे, ठीक है ना। लेकिन उनका फेडरलिज्म के कारण उनकी डायनेस्टी कोलैप्स कर गई। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म एक ऐसी चीज है कि अगर राजा के पास, किंग के पास किसी को देने के लिए सैलरी नहीं है, तो वो एज ए सैलरी किसी को कोई लैंड दे देता था, जिस पर वो बैठकर मजे लेते थे, राज करते थे, ठीक है ना। इस तरह से उनकी सारी चल रही थी। फिर वो जो जिम्मेदार होते थे, जो लैंड ओनर थे, वो किसी को आगे जमीन दे देते और उन पर काम करने के लिए लेबर रखते थे, और उन लेबर को फिर वो गुंडागर्दी करने के लिए या एज ए सोल्जर इस्तेमाल करते थे। फिर वो उस पूरे एम्पायर से अलग होने के लिए जोर लगाते थे। इस तरह से गुप्ता एम्पायर जो था, गुप्ता डायनेस्टी थी, वो कोलैप्स कर गई। इसके बाद बहुत लंबे पीरियड तक कोई एम्पायर नहीं आया। फिर आया हर्षवर्धन, वर्धन एम्पायर। तो वर्धन एम्पायर जो था वो वैसे तो पहले का था, वो एक हरियाणा में जगह है थानेश्वर, थानेसर भी कहते हैं उसको, वहां पर प्रभाकर वर्धन नाम का एक था, बड़ा नहीं था, ज्यादा ठीक ठाक था। उसके 3 बच्चे थे, राजश्री लड़की थी, फिर था राज्यवर्धन, फिर था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे छोटा था। राजश्री की शादी ग्रहवर्मन के साथ हुई थी, उन्हीं के पास, ठीक है। और उस टाइम में जो हून थे, वेस्ट साइड थे, वो हमेशा इन्वेजन करते थे, ऐसा चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि किसी हून ने इन्वेजन कर दिया था, उसको रोकने के लिए प्रभाकर वर्धन गए थे वेस्ट में, ठीक है ना। तो उसके बाद वो वापस आ गए, वापस आते ही वो बीमार हो गए। उनका एक वैद्य था, उनका डॉक्टर था रसायन। रसायन ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए और वो मर गए, और उनके साथ उनकी पत्नी भी सती हो गई। सती मतलब उनकी जो क्रीमेशन था, वो जो आग लगा रखी थी, चिता थी, उसी के ऊपर वो बैठ गई जाकर, वो खुद भी मर गई। तो इस टाइम तक जो राजवर्धन था, वो हूनों को रोकने के लिए वेस्ट में गया हुआ था। तो इसी टाइम में एक राजा था, उसने बंगाल के राजा शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मन पर अटैक कर दिया और ग्रहवर्मन को मार दिया और राजश्री को वहां से भगा दिया। तो देखिए इसका बदला लेने के लिए हर्ष का एक दोस्त था भास्कर वर्मन, उन्होंने मिलकर अटैक किया ग्रहवर्मन के जो एरिया था, उसका जो बहनोई था, उसका ब्रदर इन लॉ था, जिस पर शशांक ने कब्जा कर लिया था, उस पर अटैक किया। अटैक करते ही उसको भगा दिया, ठीक है। और शशांक ने क्या किया कि हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन को अपने यहाँ बंगाल में बुलाकर बहला फुसलाकर उसको मार दिया, अपने बेटी से शादी करने का कहकर बुलाया और मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हर्षवर्धन पहले तो राजा बन नहीं रहा था, फिर वो 606 में राजा बना, ओनली 16 ईयर्स की एज में, ठीक है। और 611 में वो अपनी बहन राशि का जो राजा था कन्नौज का वो राजा बन गया।
इसके बाद उसने कुछ अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया, कुछ जगह उसको मूर्ति भी खानी पड़ी, जैसे कि साउथ में चालुक्य डायनेस्टी में, ठीक है, हर जगह दादागिरी नहीं चलती। एक ह्वेनसांग नाम का बुद्धिस्ट पिलग्रिम आया। बुद्धिस्ट पिलग्रिम जब इंडिया में आया तो उसने यहाँ के टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दिया, संस्कृत और पाली लैंग्वेज को सीखा, और उसके बाद वो भास्कर वर्मन के पास चला गया। हर्षवर्धन का एक सॉफ्ट कॉर्नर बुद्धिज्म की तरफ था, तो उसने भास्कर वर्मन को एक मैसेज भेजा कि आप ह्वेनसांग को मेरे पास भेज दीजिए। तो भास्कर वर्मन ने कहा कि चाहे तो मैं अपना सिर भेज सकता हूँ, पर ह्वेनसांग को नहीं। हर्षवर्धन को गुस्सा आया, कहा ठीक है भाई साहब, सिर भेज दीजिए। डर गया भास्कर वर्मन, खुद आ गया भेजने के उसको। तो उसके बाद ऐसा था कि एक तो हमेशा कन्नौज असेंबली थी, कन्नौज असेंबली में हर्षवर्धन खुले दिल से चैरिटी करता था, जितना कुछ भी 5 साल में इकट्ठा किया है चैरिटी कर देगा। ऐसा ह्वेनसांग ने अपने टेक्स्ट यूकी में बताया है, ठीक है। उसके बाद एक प्रयाग असेंबली हुई जिसका चीफ बनाया गया हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को, ठीक है ना, उसका चेयरमैन बनाया। उसमें सबसे कह दिया गया कि कोई भी हर्षवर्धन की बात को काटेगा नहीं। ये बात कुछ ब्राह्मणों को बुरी लगी, उन्होंने ह्वेनसांग के टेंट को जलाने की कोशिश की, जिसका पता लग गया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने उनको 500 ब्राह्मण को मरवा दिया। कुछ जगह लिखा है कि मरवाया नहीं, उनको निकाल दिया। जो भी हो, उसने एक्शन लिया, लेकिन ये नहीं था कि वो ब्राह्मणों के लिए हमेशा ही गलत था। ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें उसने 100 ब्राह्मण को अप्रोक्सीमेट 10 विलेजेस गिफ्ट किए थे, उनको अपना काम चलाने के लिए। तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा रूलर भी था, लेकिन अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ह्वेनसांग ने अपने एक ब्यौरे में बताया है कि उसको हर्षवर्धन ने कितनी प्रोटेक्शन दे रखी थी, इसके बावजूद, इतनी प्रोटेक्शन के बावजूद उसके साथ चोरी हो गई। अब देखो, इतना बड़ा राजा किसी प्रोटेक्शन दे, अगर वही सिक्योर नहीं है तो आम पब्लिक कितनी सिक्योर होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि इतनी जो शांति थी नहीं वहां पर, इतनी थोड़ी माहौल गंदा ही रहा होगा। उसके बाद चोला आए। चोला डायनेस्टी जो थी वो 4 स्टेजेस में आई। सबसे पहली स्टेजेस थी जो उसकी साउथ की थी चोला, वो थी 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी, ठीक है। उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। फिर 2nd से लेकर 8th सेंचुरी तक वो पता नहीं कहां पर रही। उसके बाद हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं, कॉइन्स है, टेक्स्ट है, इसमें अष्टाध्यायी है, ठीक है, जो मेन जो है, और भी बहुत सारे हैं। इसमें बहुत सारे हुए, राजा राज हुए, राजेंद्र हुए, ठीक है। पांड्या, चोर और पल्लव, इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता था, कभी एक आ गया कभी दूसरा आ गया, ठीक है ना, एक दूसरे के दुश्मन थे, दोस्त भी थे, चल रहा था इस तरह से। उसके बाद आया विजयनगर। विजयनगर में कृष्णदेवराय थे, उन्होंने अपना पूरा काम चलाया। इस तरह से ये हमारा हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड था। इसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन, चाहे हून थे, चाहे शक थे, चाहे कुषाण थे, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।